दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स हीरोइन के नेवल को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? या फिर क्या इसका कुछ आइडिया है कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि बारिश कैसे करवाई जाती है? अच्छा, ये नहीं तो क्या जानते हैं उस जानवर के बारे में जो अपनी नाक से नहीं बम से सांस लेता है? नहीं जानते ना? तभी तो लाते हैं ऐसे फैक्ट्स जो सिर्फ आपको कुछ नया ही नहीं सिखाए बल्कि इस दुनिया को लेकर और भी रोमांचित करने का काम करे। तो अगर ये वीडियोस आपको काम की लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिलहाल बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1, प्रभुदेवा की एक फिल्म है लव बर्ड्स, जिसमें हीरो को जब भूख लगती है तो वो हीरोइन के नेवल पर 2 अंडे तोड़ता है और तैयार हो जाता है गर्मा गर्म फ्लफी स्मोकी ऑमलेट। अब दोस्तों, ये साउथ की मूवीज आजकल कौन नहीं देखता, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि साउथ के डायरेक्टर्स हीरोइन के नेवल पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं? तो क्या वो नेवल को लेकर ऑब्सेस्ड है या फिर माजरा कुछ और है? तो दोस्तों, साउथ के इस नेवल ऑब्सेशन की शुरुआत हुई थी 80 के दौर में अवालुड रवुकुल और राथी निर्वेदम जैसी फिल्मों से, जिन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए फिल्म्स में सेंसुअल और बोल्ड सीन्स को जगह दी। अवालुड रवुकुल वो पहली मलयालम फिल्म थी जिसे सीबीएफसी ने ए यानी कि एडल्ट रेटिंग दी थी। अब ए रेटिंग मिलने पर फिल्म की कलेक्शंस पर असर पड़ता था। ऐसे में डायरेक्टर्स पर हमेशा ये प्रेशर रहता कि फिल्म में बोल्ड सीन्स भी हो और उसे यूएस सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किल भी ना आए। इसी का तोड़ निकाला के राघवेंद्र राव जैसे डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने अपने गानों में हीरोइन की वेस्ट और नेवल के क्लोजअप्स डालना शुरू किया। अब सेंसुअलिटी दिखाने का ये एक आर्टिस्टिक तरीका था। इन मसाला मूवीज में नेवल शॉट्स को ग्लैमर डोज की तरह इस्तेमाल किया जाता, जो वल्गर नहीं माने जाते थे और इसी के चलते इन मूवीज की सेंसरशिप भी अफेक्ट नहीं होती थी। अब दोस्तों, चाहे वो खजुराहो के मंदिर हो या फिर हम्पी के स्कल्पचर्स, प्राचीन भारत की ये मूर्तियां जिन्हें हम उस दौर की फिल्में भी कह सकते हैं, इनमें भी औरत की नाभि को काफी ग्लैमराइज किया गया है। डिवाइन और डिजायर के इसी बैलेंस को साउथ इंडिया के डायरेक्टर्स ने अच्छे से समझा और अपनी फिल्मों में जगह दी। इसीलिए ये कोई ऑब्सेशन नहीं बल्कि इन मूवीज की जरूरत है, जो आज के दौर की भी कई मूवीज में देखी जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,849 मीटर। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेस्ट का नाम जिस ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, इस माउंटेन को उन्होंने नहीं, एक जीनियस इंडियन मैथमेटिशियन ने खोजा था, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही कितने इंडियन हीरोज के नाम हिस्ट्री बुक से डिलीट कर दिए गए हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो एवरेस्ट को खोजने वाले भारतीय का नाम था राधानाथ सिकदर, जो 1852 में ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे थे। अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर इन्होंने पृथ्वी पर मौजूद सबसे हाईएस्ट पॉइंट खोज निकाला था, जिसे तब नाम दिया गया था पीक 50। फिर अपनी फाइंडिंग्स को लेकर जब सिकदर तत्कालीन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एंड्रयू वॉक के पास जाते हैं, तो वो भी उनकी इस फाइंडिंग को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें एक्नॉलेज करने की जगह वो इसे सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम अपने प्रीडेसेसर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख देते हैं। 1875 में सिकदर की मौत के बाद तो अंग्रेज 2 कदम और आगे बढ़ते हैं और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी से जुड़ी सभी एक्नॉलेजमेंट्स में से सिकदर का नाम हटा देते हैं, जिस एक्ट को कई हिस्टोरियंस ने शर्मनाक बताया है। लेकिन ये तो बस एक और एग्जाम्पल है कैसे इन अंग्रेजों ने हम इंडियंस का कितनी ही चीजों का क्रेडिट तक हमें नहीं मिलने दिया। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हमें एज एन इंडियन माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर नहीं बताना चाहिए? क्योंकि बात सिर्फ क्रेडिट की नहीं है, सच्चाई की भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, कुछ सदी पहले तक हमारे जो पूर्वज इस धरती पर रहा करते थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान जब चाहेगा अपनी मर्जी से बारिश करवा सकेगा। लेकिन दोस्तों, यही सपना आज की रियलिटी है और इसे ही नाम मिला है क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन का। अब सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी का नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। तो इसमें सबसे पहले तो ऐसे क्लाउड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जिनमें मॉइस्चर तो हो पर अब तक वो बरसे ना हो। फिर एयरक्राफ्ट या फिर रॉकेट की मदद से इन क्लाउड्स में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक या फिर ड्राई आइस इंजेक्ट किए जाते हैं। आइस को मिमिक करने वाले ये क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स काम करते हैं इन क्लाउड्स के अंदर हजारों लाखों छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाने का, जिनके आसपास ही वेपर्स कंडेंस होकर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बनाते हैं और इस तरह ये बादल बरस जाते हैं। लेकिन ये तकनीक हर बार काम नहीं करती। क्लाउड सीडिंग की ये टेक्निक क्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस जैसे मॉइस्चर हैवी क्लाउड्स में ही पॉसिबल है, जिन्हें बरसाने में ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। ड्राई कंडीशंस में ये इफेक्टिव नहीं होती और ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न्स जैसे कई और फैक्टर्स भी इसकी आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं।
यही कारण है कि इसका सक्सेस रेट सिर्फ 30 से 50% है। लेकिन इसके बावजूद ये तकनीक फसलों को टाइम से पानी देने से लेकर उन्हें ओलावृष्टि से बचाने तक और एयरपोर्ट पर कोहरा साफ करने से लेकर किसी एरिया के पॉल्यूशन का रिस्पॉन्सिव एक्शन होने तक एक ऐसी होपफुल साइंस बनकर उभरी है जिसके आने वाले दिनों में हमें और भी कई प्रैक्टिकल्स देखने को मिलते रहेंगे। खैर, इंसान के इस तरह कुदरत को अपने हाथों में लेने के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 4, जहां आजकल इंसान लाखों खर्च करके ऑपरेशन की मदद से अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं, वहीं ये रीफ फिश जब चाहे अपने हिसाब से अपना सेक्स चेंज कर सकती है। जी हाँ, सोचने में ये कुछ क्रेजी सा है, जैसे कोई इंसान जब चाहे लड़का और जब चाहे लड़की बन सकता हो। लेकिन एग्जांपल्स दें तो ये है कोबूडाई फिश, जो रेगुलरली मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बनती रहती है। वहीं मैंग्रोव किल फिश को किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही बच्चे पैदा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये मुमकिन कैसे है? तो यही तो है नेचर का माइंड ब्लोइंग डिजाइन। पानी में रहने वाले कई जीव इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें वो मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मछलियों की ऐसी 500 प्रजातियां दुनिया भर में पहचानी गई हैं। लेकिन ये मछलियां सेक्स चेंज यूं ही नहीं करती। ये या तो पॉपुलेशन बैलेंस करने के लिए ऐसा करती हैं, या फिर सर्वाइवल के लिए। जैसे अगर उनके ग्रुप में किसी एक जेंडर की कमी हो जाए तो ब्रीडिंग रुक जाएगी। इसीलिए ये फिश अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे इन फिशेस का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर चेंज होने लगता है और कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह से अपने अपोजिट जेंडर में बदल जाती हैं। उनके पैटर्न्स, कलर और बिहेवियर सब बदल जाता है। और दोस्तों, ये सब इसलिए ताकि उनकी स्पीशीज सरवाइव करती रहे। नेचर ने इन्हें एक ऐसी बायोलॉजिकल सुपर पावर दी है जो बहुत ही यूनिक है, और इसका कारण साइंटिस्ट इन एक्वेटिक एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बताते हैं। दोस्तों, पानी में रहने वाले जीव इस पृथ्वी पर 50 करोड़ से भी ज्यादा सालों से रह रहे हैं और उनकी 26,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। अब इसे कंपेयर करोगे मैमल से, तो इन्हें जमीन पर कदम रखे 2 करोड़ साल ही हुए हैं और इनकी दुनिया में 6000 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इसी डाइवर्सिटी के चलते कई फिशेज में ऐसे एवोल्यूशनरी ट्रेट्स देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 5, विंसेंट वैन गॉग। कला की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला भी जानता है कि ये नाम इतिहास के महानतम पेंटर्स में शुमार है। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जिस आर्टिस्ट का नाम आज म्यूजियम्स, टेक्स्ट बुक और हिस्ट्री में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, उनके जीते जी उन्हें कोई नहीं जानता था और वो अपनी पूरी जिंदगी में बमुश्किल कुछ एक पेंटिंग्स ही बेच पाए थे। उनके जीते जी क्रिटिक्स उनके कलर्स और स्ट्रोक्स को टू बोल्ड कहा करते थे और कोई भी गैलरी उनकी पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने को तैयार नहीं थी। वहीं एक वायरल क्लेम के मुताबिक वैन गो ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पेंटिंग बेची थी, जिसका नाम था द रेड विनयार्ड। जबकि फैक्ट ये है कि विंसेंट के अंकल और भाई आर्ट डीलर्स थे, जो उसकी कुछ पेंटिंग्स तो बिकवाने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो काफी नहीं थी। इसका एक कारण ये भी था कि विंसेंट पहले एक पादरी हुआ करते थे और फ्रांस आकर आर्ट करना उन्होंने बहुत लेट शुरू किया। खैर, जो भी हो, उनके जीते जी उनके आर्ट की कदर नहीं हुई, जिसके चलते वो ताउम्र डिप्रेशन और इग्नोरेंस का शिकार बने रहे और इसी सब के चलते 37 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन उनके मरने के बाद आर्ट की दुनिया उनकी बनाई पेंटिंग्स को लेकर पागल हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2022 में उनकी एक पेंटिंग ऑर्चर्ड विद सिप्रेसेस करीब 1000 करोड़ रुपए में बिकी थी। और जाने अनजाने आपने भी वैन गो की कोई ना कोई पेंटिंग कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। दोस्तों, कभी कभी दुनिया ग्रेटनेस पहचानने में देर कर देती है और वैन गो इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 6, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन कछुओं की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपनी नाक की जगह बम से सांस ले सकती हैं। अजीब है ना? बट यही तो है कुदरत का कमाल, जो हमें सरप्राइज करती रहती है। तो होता क्या है कि कुछ टर्टल स्पीशीज जैसे ऑस्ट्रेलियन फिट्जरॉय रिवर टर्टल, ईस्टर्न पेंटेड टर्टल और नॉर्थ अमेरिकन फ्रेश वाटर टर्टल, जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो वो जैसे अपनी नाक से नॉर्मली सांस लेते हैं वैसे ब्रीथ नहीं करते, बल्कि अपने बम यानी कि क्लोएका से सांस लेते हैं। ये क्लोएका इन टर्टल्स के लिए किसी मल्टीपर्पज ओपनिंग जैसा होता है, जहां से ये अपना वेस्ट, एग्स, स्पर्म्स ये सब तो निकालते ही हैं, साथ ही साथ इसे अंडर वाटर रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे कि इसके अंदर सैकड़ों माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन खींचकर इन टर्टल्स के ब्लड में भेजने का काम करते हैं और इसी के चलते ये लंबे टाइम तक पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं। ठंड के मौसम में जब ये टर्टल हाइबरनेशन के लिए पानी के नीचे रहते हैं, तब ये क्लोकल ब्रीथिंग ही उनकी लाइफ सेविंग सुपर पावर बनती है। तो है ना कमाल। फैक्ट नंबर 7, दिल्ली मेट्रो के ये स्टील बेंचेस तो आपने भी देखे होंगे। डिजाइन में अनोखे और मॉडर्न दिखने वाले ये बेंचेस असल में इस तरह से बनाए गए हैं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले इन पर सो नहीं सकता। इस तरह के पब्लिक फर्नीचर और डिजाइन के लिए बकायदा टर्म है हॉस्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें किसी पब्लिक स्पेस की यूसेज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है।
इसमें होता क्या है कि इनमें कुछ ऐसी डिटेल्स या एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं जिससे इन स्पेसेस में लेटना या फिर लंबे टाइम तक बैठना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब वो एलिमेंट इनके डिजाइन में एडेड एक सिंपल सा कर्व हो सकता है, या फिर इनसे निकले हुए कुछ शार्प एजेस, या फिर सीट की मिडल में प्लेस की गई ये आर्मरेस्ट। यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएस से लेकर यूरोप, दुनिया भर के अर्बन प्लानर्स सिटीज में इस तरह के आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका प्राइमरी मोटिव है होमलेस यानी कि बेघर लोगों को शहरों से दूर रखना। लेकिन ऐसा करके वो इन सिटीज को उसी के सिटीजन्स के लिए भी अनकंफर्टेबल बना देते हैं। और ये सिर्फ फर्नीचर तक सीमित नहीं है, स्टेयरकेसेस में लूप में चल रहा म्यूजिक हो, या फिर शोरूम होटल्स के बाहर केयरफुली प्लेस्ड ये प्लांटर्स, या फिर पब्लिक पार्क्स में रात में चलने वाले पानी के स्प्रिंकलर्स, ये सब हॉस्टाइल आर्किटेक्चर का ही हिस्सा है, जिसके खिलाफ अब दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाने लगे हैं। तो आपका इस तरह के डिजाइन के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उससे पहले एक क्विक अपील, हम फैक्टिफाइड पर लगातार अपडेटेड, वेल रिसर्च्ड और एंगेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको भी हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके आप हमारी मदद और सपोर्ट कर सकते हैं। हम अभी भी अपनी खोई हुई रीच को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई सुझाव या शिकायत हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 8, बार में 2 पैग ज्यादा लग जाए तो गाड़ी चलाने की टेंशन हो जाती है, लेकिन चाइना में इसका भी सॉल्यूशन है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ऐप से कैब बुक करते हैं, आप यहाँ खुद के लिए ड्राइवर भी बुक कर सकते हैं, जो अपनी छोटी फोल्डेबल बाइक पर क्लब्स के बाहर घूमते रहते हैं। ये बाइक फोल्ड करके डिक्की में रखकर आपको आपके ठिकाने सेफली पहुंचाने का काम करते हैं, फिर चाहे आपका मीटर कितना ही टाइट हो। अब दोस्तों, अपने यहाँ तो 500,000 देकर शराबी भी नाके से छूट जाते हैं, लेकिन चाइना में ड्रंक ड्राइविंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसकी बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत शराब पीते हैं। 3 शराबी चीनी बंदों की वायरल वीडियो तो आपने भी देखी होगी, जिसमें वो ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने के लिए अपनी गाड़ी को धक्का लगाकर ले जाते नजर आते हैं। ऐसे में ये सरोगेट ड्राइवर्स बहुत काम आते हैं, कम से कम इनके चलते सड़कें सुरक्षित तो रहती हैं। तो क्या ऐसे ड्राइवर्स की मदद से सोसाइटी में ड्रंक ड्राइविंग की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता है? और क्या हमारे शहरों के लिए भी ये प्रैक्टिकल है या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं, नीचे जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 9, मार्केट में आ गया है नया टिंडर स्कैम, जिसके बारे में नहीं सुना तो आज सुन लो, नहीं तो कहीं इसके अगले विक्टिम आप ना बन जाए। खासकर तब जब आप टिंडर, बम्बल जैसी एप्स पर प्यार ढूंढने निकलते हो, तो ये स्कैम करती हैं कुछ पैसा पसंद लड़कियां और लालची रेस्टोरेंट्स आपस में मिलकर। अब होता क्या है कि ये लड़कियां हमारे भोले भाले जोशीले नौजवानों को टिंडर, बम्बल जैसी एप्स पर इंटरेस्ट दिखाती हैं। फिर जब इनकी मीठी मीठी बातों में आकर लौंडे ने मिलने के लिए कहते हैं, तो ये उन्हें ऐसे शेडी और थर्ड क्लास पब या रेस्टोरेंट में ले जाती हैं, जहां इनकी पहले से ही सेटिंग होती है। वहाँ मैनेजर, वेटर और तुम्हारी ये सो कॉल्ड डेट, जिसे तुमसे ज्यादा मतलब नहीं होता, ये सभी तैयार होते हैं तुम्हारा बिल फाड़ने के लिए। मैडम कभी वाइन तो कभी कॉकटेल ऑर्डर करती है, फिर शॉट पे शॉट डिशेस भी ऐसी ऐसी मंगवाती है जिनका नाम भी ना सुना हो। लौंडा खुश, सोचता है मैडम टल्ली हो रही है, जबकि उसके ग्लास में होता है क्रैनबेरी जूस, और यहीं से इनका ये स्कैम शुरू होता है। फिर जब बिल आता है तब उठता है पर्दा इससे कि ये डेट नहीं बल्कि रेस्टोरेंट की सेल बढ़ाने का एक डार्क और डिस्गस्टिंग टैक्टिक है। 30,000, 50,000 और 90 हजार तक के बिल बनते हैं। और कुछ बोले तो इन पब्स ने अलग से फर्जी मेन्यू भी बनवाए होते हैं, जिनमें 300 की बियर 1500 की और 400 का पास्ता 2000 का लिखा मिलता है। वहीं सीधा बंदा सोचता है कि जगह ही महंगी हो, लेकिन नहीं, ये स्कैम महंगा है और प्रॉफिट लड़की और रेस्टोरेंट दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तो अगली बार कोई लड़की पहली ही डेट में अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट पे बुलाए तो तुम सब जानते हो कि क्या करना है। और आज दोस्तों फैक्टिफाइड हीरोज में सेलिब्रेट करेंगे बदरुद्दीन अजमल जी को, जो असम से आने वाले 3 बार के सांसद हैं और असम की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी AIUDF इन्हीं का फ्रंट है। लेकिन इनके पॉलिटिकल करियर से इतर ये ज्यादा जाने जाते हैं अपने सोशल वर्क के लिए और पर्टिकुलरली अपनी अजमल फाउंडेशन के लिए, जो असम में एक अनोखा सुपर 40 कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का काम करती है। ये इंस्टीट्यूट स्थित है गुवाहाटी से 70 किलोमीटर दूर होजाई नाम के जिले में, जहां गरीब घरों के बच्चे मुफ्त में नीट और IIT जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। 2016 से ही ये फाउंडेशन 10th में अच्छे मार्क्स लाने वाले ऐसे बच्चों को कोचिंग देने का काम कर रही है जो गरीबी के कारण इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी नहीं कर पाते। इसमें 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, जिनमें से 20% बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ है और बाकियों को भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स मिलती हैं।
और सिर्फ फीस ही नहीं, सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट के कॉलेज और हॉस्टल का खर्च भी यही फाउंडेशन उठाती है। शायद यही कारण है कि ना तो इस इंस्टीट्यूट के रास्ते में आपको इसका कोई बोर्ड मिलेगा और ना ही इसकी कोई प्रमोशन की जाती है, लेकिन फिर भी इसकी ख्याति दूर दूर तक है। 6000 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ 260 रेजिडेंट टीचर्स हैं, जो यहीं बच्चों के पास रहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं। हफ्ते में 10 ही मिनट मिलते हैं घर वालों से बात करने के, बाकी रोजाना 10 घंटे की डिसिप्लिन पढ़ाई और ट्रेनिंग के बूते। अब ये गुमनाम इंस्टीट्यूट IIT और नीट क्लियर करने वाले दर्जनों बच्चे हर साल देता है। लेकिन इससे भी कमाल की बात ये है कि एक मुस्लिम क्लेरिक होने के बावजूद बदरुद्दीन जी के इस इंस्टीट्यूट में धर्म की ज्यादा बात नहीं होती। इसमें पढ़ने वाले 80% बच्चे मुस्लिम हैं, जिन्हें ज्यादातर हिंदू टीचर्स ही पढ़ाते हैं। न इसमें कोई मंदिर है और न ही मस्जिद। कुछ है तो साइंस की किताबें, जो फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तैयार करती हैं। तो समाज के ऐसे सभी सुधारकों को सलाम करते हुए खत्म करते हैं आज का ये सफर। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अपनी सजेशंस, फीडबैक नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचें, और सबसे जरूरी बात, मुस्कुराते रहें, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं। और अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।